चलो कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी क्लासिकल थ्योरी की। मैंने आप लोगों को बताया कि क्लासिकल थ्योरी के व्यूज़ ये कहते हैं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फॉलो करते हो वही मैक्रो में फॉलो करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज ये कहती है कि भैया हर चीज़ का सॉल्यूशन डिमांड सप्लाई है, तो इन्होंने वही ऑब्जर्वेशन कहाँ अप्लाई कर दी, मैक्रो। क्लासिकल थ्योरीज के मैंने 3 रॉन्ग व्यूज़ बताए थे कल। क्या कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी अराइज हो जाए तो वेज रेट को कम कर दो, उससे लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। एक इन्होंने कहा कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होगा, सारे रिसोर्सेज बराबर से यूज होंगे। एक इन्होंने लॉ ऑफ मार्केट दिया अजीबोगरीब कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड खुद की, तो आप जितना भी माल बनाओगे वो सबके सब बिक जाएगा, होल ऑफ इट इज कंज्यूम एंड सोल्ड, ये भी बात करी। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा कि ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड मेरा 4 क्यों बैठे हो, एक इधर आ जाओ, इतनी भी ठंड नहीं है। तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड ये कहता है कि कहता क्या है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया था और डिमांड इतनी आई नहीं, तो इकोनॉमी एकदम तरीके से गिर गई, बिल्कुल अमेरिका की गिरी, फिर पूरे वर्ल्ड की गिरी। अब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया तो इन लोगों को समझ में आया कि भैया ये चीज़ जो जिन थ्योरीज को हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी थ्योरीज नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल हुए और उसके बाद फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कीन्स का जन्म हुआ और कीन्स ने अपनी थ्योरीज दी और हम लोग कीन्स की थ्योरी पढ़े। ये तो इसका पास्ट हुआ। फिर कीन्स ने कहा कि इकोनॉमी में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर होना पड़ेगा। किसको बराबर होना पड़ेगा? लेकिन कीन्स ने यह भी कहा कि इन दोनों का बराबर होना कोई ऐसी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इट इज़ अ आइडियल सिचुएशन, ये हमेशा बराबर। तो इसके लिए पहले समझाया कि व्हाट इज एडी एंड व्हाट इज एज। तो कल एडी का मतलब बता दिया था तुम्हें, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। एडी का मतलब, एडी में 4 चीज़ें आएंगी, कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड, नेट एक्सपोर्ट। हमारे देश में जितने भी कंज्यूमर है वो जितनी भी डिमांड करते हैं, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, उसे बोलते हैं एग्रीगेट। पहला आता है इसमें कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन डिमांड में हम लोगों ने बात करी थी कि आप लोग जो भी चीज़ें खरीद रहे हो अपनी कंजम्पशन नीड को पूरा करने के लिए, ये किन चीज़ों पर निर्भर करती कंजम्पशन डिमांड? 2 चीज़ों, पहली इनकम और डिस्पोजेबल इनकम पहला, और दूसरा ठीक है कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने कहा था अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो कंजम्पशन ज़्यादा ही करेगा, और अगर किसी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो भी वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। दूसरी चीज़ जो होती है उसमें आती है इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड में मैंने आप लोगों को बताया था इसमें सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट आएगी, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इसमें हम वो चीज़ों की डिमांड करते हैं जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तीसरे नंबर पे आएगी गवर्नमेंट डिमांड। इसमें वो डिमांड आएगी जो गवर्नमेंट करता है, जैसे गवर्नमेंट को रोड बनाने, ब्रिज बनाने, कैनाल, ये सब बनाने के लिए सरकार को भी क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज, ये गवर्नमेंट की डिमांड। और चौथे नंबर पे आती है नेट एक्सपोर्ट। ये फॉरेनर्स डिमांड करते हैं इंडिया के गुड्स की, जैसे मैंने ये मार्कर बनाया और ये इंडिया में कंज्यूम हो जाएगा तो ये कंजम्पशन डिमांड में आएगा, लेकिन ये मार्कर अमेरिका में कंज्यूम होगा तो ये नेट एक्सपोर्ट में आएगा। किस में आएगा? तो कल आपको बता दिया एडी कितने चीजों में, इसको शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ। कंजम्पशन डिमांड को हम अब से सी बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिमांड को हम अब से आई बोलेंगे, गवर्नमेंट डिमांड को हम जी बोलेंगे और नेट एक्सपोर्ट को हम एनई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो एडी इज इक्वल टू, बोलो तेज, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनई। वापस से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनई, जिसमें सी किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीसी, जिसकी चर्चा आज करेंगे डिटेल में, कल बस हल्का सा बता के छोड़ दिया था। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा? मार्जिनल एफिशिएंसी पे, किस पे? और इंटरेस्ट रेट पे। इसको भी कल बता दिया था, डिटेल में चर्चा आप करेंगे। इसकी और इसकी चर्चा आप अपने कोर्स में नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि नहीं है, ठीक है।
कीन्स ने इन चारों को लिया है एडी में, लेकिन अभी आपको 2 सेक्टर मॉडल ही समझाया गया है, 4 सेक्टर मॉडल नहीं समझाया। अगर गवर्नमेंट भी इंटरवेन करेगी, नेट एक्सपोर्ट भी होगा, तो ये थ्योरी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी जो अभी आपके एम्बिट से बाहर है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे लिए एडी का मतलब अभी क्या रहेगा, सी प्लस है। कीन्स के लिए क्या था, C plus I plus C plus NE। क्या बात है, लेकिन हमारे लिए क्या रहेगा, C plus I। तो इसका मतलब है सिर्फ हमारे कोर्स के हिसाब से हम अभी ये देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई पूछे जनरली तो एडी में 4 चीजें आती है, और ये भी आप पढ़ोगे ही सही आगे पीछे कभी ना कभी। जैसे अपन अकाउंट्स में भी बहुत सही चीज, जैसे अभी अपन कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है ही नहीं है वो, लेकिन आगे चल के पढ़ोगे। सेम ऐसे ही अभी एडी का मतलब क्या है, सी प्लस है, लेकिन ये भी आता है एडी में। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो सब आगे फर्दर क्लासेस में आएगा। चलो अब एस का मतलब, तो फिर अप्रोच समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। एस का मतलब है, एडी का मतलब था डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी। डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय, अब एग्रीगेट सप्लाई तुम बना लो, सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी प्रोड्यूसर इकोनॉमी में हैं, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई गेहूं, कोई चावल, कोई मोबाइल, कोई ट्राइपॉड, कोई कैप, कोई बेल्ट, कोई वॉच, सब चीजें जितनी भी लोग बना रहे हैं, सामने देखिएगा। अब उसकी सारी सप्लाई को प्लस कर दे तो देश की सप्लाई आ जाएगी, तो एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली योर नेशनल इनकम। व्हाई? क्योंकि आप जितनी भी चीजें सप्लाई कर रहे हो उससे आपका पैसा आएगा, पैसे को इनकम बोलते हैं। तो एस एंड वाई इज वन एंड दी सेम। एग्रीगेट सप्लाई को मॉनेटरी टर्म में ले ले तो वाई बन जाएगा। वाई मीन्स योर नेशनल इनकम। क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो तो जीडीपी की परिभाषा भी हमने यही पढ़ी थी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये तो पढ़ा था, ठीक है। कम से कम अगर 15 दिन नेशनल इनकम चला होगा तो ये डेफिनेशन मेरे मुंह से 15 बार तो सुनी होगी रोज, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब क्या था कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। तो देखो इधर, देखो, समझो चीज को समझो। आज हमारे यहाँ जितना भी माल बन रहा है, कोई भी बना रहा हो वो, जितना भी माल हमारे यहाँ बन रहा है, कोई भी बना रहा हो वो एग्रीगेट सप्लाई में आएगा, सामने। अब उसकी मॉनेटरी वैल्यू नेशनल इनकम बन जाएगी। तो एस एंड वाई आर वन एंड दी। सप्लाई में बात हो रही है प्रोडक्शन की, कि कितना माल हमने बनाया, और उसको मॉनेटरी टर्म में ले आऊंगा तो वो नेशनल इनकम हो गई मेरी। तो एस एंड वाई आर वन एंड दी। एस एंड वाई आर वन एंड दी। वाई का मतलब भी इनकम ही है। अब इनकम जो होगी आपके पास, आप उसे या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, और क्या करोगे? सर इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। इन्वेस्ट सेव करके ही होता है, डायरेक्ट कैसे होगा? आज अगर मान लो किसी प्रोड्यूसर के पास 5,000 रुपये आए तो उसमें से वो 3,000 रुपये कंज्यूम कर गया और 2,000 रुपये उसने सेव करे। अब वो 2,000 सेव करके आगे इन्वेस्ट कर देगा, दो करके जब पैसे आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट भी तो सेविंग में से ही होता है। इन्वेस्टमेंट किस में से होता है? सेविंग में से। तो एस का मतलब क्या बना? कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अब पूरी चीज को और अच्छे से लिख देते हैं, एडी एस। याद रखना एस का मतलब वाई है, वाई मतलब नेशनल। अब एडी में क्या आएगा? एज पर 12 या एज पर कीन्स? एज पर 12। और एस का मतलब, ठीक है। अब यहां अगर सी से सी काट दूं, आई इज इक्वल टू एस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने तुम लोगों को कल 2 अप्रोच पढ़ाई थी, एडी एस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ाई नहीं थी, मतलब बताया था, आप पढ़ेंगे आज। तो एडी और एस बराबर होने चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो। जब एडी और एस बराबर होंगे तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, सी से सी काट दो तो आई और एस हमेशा बराबर ही आएंगे। दैट्स एडीएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। समझे कि नहीं समझे? लाओ एक मोबाइल, एक वो दो। पढ़ो। एग्रीगेट डिमांड तक तो कल रीड भी कर लिया था, पढ़ भी लिया था। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ो। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का एक डब्बा बना रखा है मैंने, वो डब्बे को अभी मैं समझाऊंगा। इनकम आपकी 0 है, और फिर 40 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर 120 हो गई, फिर 160 हो गई, और फिर आप देख रहे होंगे इनकम एक ही पेज से बढ़ रही है।
अब ये इस अप्रोच को समझने के लिए अपन ये मानेंगे, बाकी देश में ऐसा थोड़ी होता है। इनकम तो कितनी भी पेज से बढ़ सकती है, 100 से 200 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। अभी समझाने के लिए कुछ एक असम्पशन लेनी जरूरी होती है कोई भी थ्योरी समझाने के लिए। नेक्स्ट कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन पहले 20 था, उसके बाद ये 30 से बढ़ रहा होगा, 50, फिर 80, फिर 110, 140, 170। और इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे सेम होगी, कितनी है? 20, 20, 20 और 20। अगर मैं एडी निकालूं तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 20 और 20, 50 और 20, 80 और 20। अब इसको अगर कर्व पे उतारूं तो 0x 1। इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पे सेम है, 20 है तो हर लेवल पे 20 ही है, ठीक है। ये इनकम का लेवल है। अब एडी का लेवल आप देखोगे तो ये 40 है पहले, तो 0 लेवल पे भी एडी 0 नहीं है, तो इसीलिए एडी का कर्व देखो मैंने ऊपर से शुरू किया है और उसके बाद वो बढ़ता ही चला गया होगा। तो एडी इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत इसलिए क्योंकि मैंने आई बहुत ऊपर ले लिए, तो इन्वेस्टमेंट से तो ज़्यादा ही होगा। ये 20 है, कंजम्पशन भी 20 है, तो एडी थोड़ा सा, अच्छा 20 इन्वेस्टमेंट है पहले लेवल पे और कंजम्पशन भी 20 है, तो कंजम्पशन इधर से स्टार्ट कर दूं। और कंजम्पशन भी देखो 20, 50, 80 बढ़ ही रही है, तो ये सी का कर्व हो गया। और ये दोनों को मिला के एडी बनेगा, तो ये थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। ये कौन सा हो गया? एडी। एडी भी अपवर्ड स्लोपिंग है और सी भी अपवर्ड है, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है पैरेलल टू एक्स। आपको बताया गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल, और ऐसा होता तो वर्टिकल। समझ गए? हाँ, 1 मिनट बेटा। एडी हमेशा 0 के ऊपर से स्टार्ट होगा। अब है ना, ये जो रिलेशन है ना कि इनकम 40 से ही क्यों बढ़ रही है, कंजम्पशन 30 से ही क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजम्पशन। 10 मिनट में समझाता हूँ। अभी पहले मैं एडी एस अप्रोच समझा दूं, उसके बाद आज का मेन टॉपिक हमारा यही है। इस डब्बे को पूरा समझेंगे हम कि क्या है। अभी यहाँ पे ये डब्बा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कर्व इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। जब भी एडी के बारे में लिख के आया नहीं को आया, तो कल मैंने कहा था 4 तरह की चीजें आती है एडी में, वो भी लिख के आना, डब्बा भी बनाना, कर्व भी बनाना, पूरे नंबर चाहिए तो एडी के साथ डब्बा। डब्बे में जो फिगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। अब मैंने इनकम 40 से बढ़ाई है तो आप 40 से बढ़ाओ, आपको 50 से बढ़ानी हो 50 से बढ़ाओ, लेकिन पेस सेम रखना। सेम ऐसे ही कंजम्पशन मैंने 30 से बढ़ा तो 30 से ही बढ़ाना। अब 0 लेवल पे भी मैंने कंजम्पशन 20 रखा है, ये क्यों रखा है, ये सब बातें मैं अभी 10 मिनट में समझाने वाला हूं आपको। लेकिन पहले अपन इस नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हो गया पूरा। एएस का मतलब टिक कर लो। एएस मतलब टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी। ऑल द प्रोड्यूसर, वहां क्या पढ़ाया था? ऑल द कंज्यूमर। एडी में क्या पढ़ाया था? यहाँ क्या आएगा? वहां ऑल द कंज्यूमर, यहाँ ऑल द प्रोड्यूसर। इन एन इकोनॉमी, वहां कंजम्पशन की बात हो रही थी, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही, और डिमांड की बात हो रही थी, यहाँ सप्लाई की बात हो रही, ठीक है। मोर और लेस, ये तो कर्व हो गया। एडी और एएस का मतलब बिल्कुल क्लियर रखना, सी प्लस आई और यहाँ सी प्लस एस। अब मैं आपको अप्रोच समझाता हूं। एएस का भी कर्व देखो, एएस का भी मैंने डब्बा बनाया है। इनकम पहले कितनी थी? 0, 40, 80, 120, 160, 200। सिंपलिसिटी के लिए सेम रखिए। कंजम्पशन भी सेम रखा है, 20, 50, 80, 110, 140, 170। अगर मैं आपसे सेविंग पूछूं तो इनकम में से कंज्यूम करूंगा या सेव करूंगा? तो 0 में से 20 जाएंगे, 40 में से 50, ये सेविंग आ गई। अब एएस का मतलब क्या होता है? सी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो यही तो आएगा, क्योंकि इसमें से ये हटाया था तो ही आया था। तो इन दोनों को जोड़ूंगा, 50 में से 10 गए, 80 में 0 जोड़ूंगा, 110 में 10 जोड़ूंगा, इसमें 20 जोड़ूंगा और इसमें 30 जोड़ूंगा। तो एएस, इसीलिए मैंने कहा था एएस एंड वाई आर वन एंड दी एग्रीगेट सप्लाई। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितना भी माल प्रोड्यूस हुआ है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही वाई बोलते हैं। अब जितना भी माल हमने प्रोड्यूस किया उससे हमारे पास पैसा आया होगा, उसे इनकम बोलेंगे। और उस इनकम को मैंने क्या किया होगा? कंज्यूम या सेव। तो वाई का मतलब क्या हुआ? सी प्लस एस। और एएस भी किसको बोलते हैं? वाई को ही बोलते हैं। तो मैं अगर आपको वाई दूं, मतलब मैंने एएस दे रखा है आपको, वाई, फिर बोलो y and as are one and the same। वापस बोलो and equal to c plus s।
कुछ पूछ रही थी बेटा? हाँ तो अभी बताता हूँ, है ना, अभी अपन बात करेंगे उसकी। ये एएस का कर्व देखो, अब एएस देखो, इनकम जीरो है तो एएस भी जीरो ही है, तो एएस का कर्व जीरो से स्टार्ट होगा, उसके बाद इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो एएस भी बढ़ता जा रहा है, तो एएस इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये भी। लेकिन एएस में और एडी में क्या फर्क है? एडी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन एएस ओरिजिन से, क्योंकि जीरो लेवल पे कंजम्पशन जीरो नहीं होता, लेकिन सेविंग माइनस में चली जाती है, तो आपकी एएस वापस जीरो आ जाएगी। और जीरो लेवल पे कंजम्पशन जीरो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भी जीरो नहीं होता, तो 20 और 20 क्यों नहीं होता ये बताया नहीं मैंने, अभी बताऊंगा 10 मिनट में। तो हम लोग एडी में क्या ले रहे हैं? सी प्लस आई, तो जीरो लेवल पे सी भी 20 है और आई भी 20 है, और 20 को 20 जोड़ू तो 40 हो रहा है उधर, तो मेरी इनकम कितनी है जीरो लेवल पे? 40। एडी कितना है? सॉरी 40, तो वो 40 है, तो जीरो लेवल पे भी मेरा एडी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, जीरो के थोड़े ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई एडी का कर्व कभी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता, अरे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन के थोड़े ऊपर से स्टार्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, ये एस है, एडी ओरिजिन के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, ये एडी है, ये एडी। अब 2 मिनट इधर देखो, यहां से मेरी अप्रोच शुरू हो गई, मैंने एडी बता दिया आपको, एस बता दिया, कर बता दिया, डब्बा बता दिया, डब्बे को एक्सप्लेन नहीं किया अभी डीप में, वो अभी बाकी है। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो, यहाँ ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेंगे, यहाँ पे इकोनॉमी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। लेकिन एक बात को समझो, कीन्स ने कहा कि इक्विलिब्रियम में आना एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ एएस के साथ एडी भी बना दूँ, ये इनकम है, तो यहाँ मैं वापस से कंजम्पशन ले लूँ, तो कंजम्पशन तो वही है 20, 50, 80, 110, 140 और 170, और यहाँ आई ले लूँ जो हर लेवल पे, और इन दोनों को जोड़ के एडी, तो 20 और 20, फिर ये और ये। अब देखो ये एडी है, याद रखना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये ले लो, ये कौन सा है? एडी, और ये कौन सा है? क्या 40 और 20 बराबर है? अरे 40 और 0 बराबर है? नहीं। क्या 70 और 40 बराबर है? नहीं। क्या एडी है ना ये, 100 और 80 बराबर है? नहीं। क्या 130 और 120 बराबर है? नहीं। क्या 160 और 160 बराबर है? हाँ। क्या 190 और 200 बराबर है? नहीं। तो 160 और 160 बराबर है, ये इक्विलिब्रियम है, जहां एडी और एस क्या हो गए? लेकिन सुनो, इतना आसान नहीं है। पहले आप ये लिखोगे कि प्लांट एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू प्लांट एग्रीगेट, ये सब प्लान्ड है, हम आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्लांट एग्रीगेट डिमांड प्लांट एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन, मतलब ये हमेशा नहीं होगा। अब सुनो, हमेशा क्या होगा? कभी ऐसा होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा है, कभी ऐसा होगा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? और कोई चीज हो सकती है, या तो एडी ज्यादा होगा या एस ज्यादा होगा, या दोनों, और कुछ हो सकता है, और तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। जैसे आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी देखो, तो कभी ऐसा समय आता है कि पैसे होते हैं लेकिन डिमांड नहीं होती, मतलब कुछ खर्च नहीं करने, सेव कर लेते हैं। कभी ऐसा समय आता है जब पैसे कम होते हैं और खरीदने की बहुत इच्छा होती है, यार काश पैसे होते तो ये तो ले ही लेता मैं। तो कभी सप्लाई ज्यादा होती है तो कभी बराबर भी हो जाती है। तो यही तो हमारे साथ चलता है पूरी जिंदगी, और जो हमारे साथ चलता है वही देश के साथ चलता है, और वो वही पूरी दुनिया के साथ चलता है, वही पूरी कायनात के साथ चलता है। यही चलता रहेगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होंगी, तो या तो कभी ज्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड या कभी एग्रीगेट डिमांड। अब इसको कैसे सही करें ये अगले चैप्टर में आएगा, कि इसको कैसे सही करें। 2 चैप्टर है इसमें, एक ये वाला है, एक अगला वाला है। अब देखो इधर एडी क्या हो गई भाई साहब? ज्यादा हो गई, और एएस क्या हो गई? यहाँ पे ज्यादा हो गई। तो जब एडी ज्यादा हो ना, तो एक बात याद रखना, कीन्स ने पूरा प्रेशर प्रोड्यूसर पे डाला है। कीन्स का कहना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा है, और आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दो। इसको मैंने नाम दिया है एम। तो इक्विलिब्रियम OM पे आ रहा है, लेकिन आप अभी OM 1 पे हो,
OM। ये कल की एक्सप्लेनेशन पूरी मैंने समझा रखी है, ध्यान से देखना, आप रटना मत, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना। जब भी हमारा AD ज्यादा हो AS से, बोलो क्या ज्यादा हो? किससे? मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और आप अपनी सप्लाई नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपनी डिमांड को पूरा करो, सप्लाई को बढ़ाओ सप्लाई को, इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा। अब वाइस वर्सा, जब AS ज्यादा है और AD मतलब लोगों की डिमांड कम है और आपने खूब सारा माल बना रखा है, तो आप अपनी सप्लाई को, ये M2 है, तो M2 से आप वापस किस पे आ जाओ? आप अपने प्रोडक्शन को, तो मतलब कीन्स ने सारा प्रेशर किस पे डाला है? प्रोड्यूसर। अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो प्रोड्यूसर को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड कम हो जाए तो प्रोड्यूसर को अपनी सप्लाई, सब कुछ किसको करना है? किसको करना है? कंज्यूमर को तो जो चाहिए वो लाके देना। अपन नहीं बात करते कंज्यूमर इज किंग, गिराक भगवान के समान है, तो गिराक अगर आ गया दुकान में और उसे माल चाहिए तो लाके दो, और गिराक को माल नहीं चाहिए तो फिर आप उसे जबरदस्ती, तो एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो भैया ये देश भी ऐसे ही होता है, प्रोड्यूसर से चलता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जीडीपी कितना है, प्रोडक्शन कितना है, माल कितना बना, नोट भी वैसे ही छपते हैं जैसे माल बनता है, सब कुछ प्रोडक्शन पे निर्भर करेगा। अब ये बात बरसों पहले कीन्स ने कही है और बरसों से इकोनॉमी इस चीज को फॉलो कर रही है कि इट्स ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर एंड परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है? वो ज्यादा मांग रहे, वो ज्यादा मांग रहे तो ज्यादा बनाओ। देखो हमने 1-2 साल पहले एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, तो मैं बताया था शायद कभी मुर्सा सर ने बताया हो, ठीक है, हमें बंद करी उसको। अब हमारे साथ उस फैक्ट्री में याद है क्या होता था कि हमारी डिमांड ज़्यादा होती थी और हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, ठीक है, मतलब हमारे पास आगे से ऑर्डर्स आते थे, ठीक है, हम वो HDPE पाइप देखे आप लोगों ने, काले कलर के, हम वो बनाते थे, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्शन जो था वो हम मीट ही नहीं कर पाते थे। जैसे अभी हमें हर महीने 100 टन माल बनाना है, ठीक है, तो वो नहीं बनता था हमसे, ठीक है, 80 टन ही बन रहा है, 70 टन ही बन रहा है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकल पाती थी, हमने उसको बंद किया। तो हमारे साथ क्या होता था कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन हमारी सप्लाई कम थी, इसलिए हम कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, डिमांड के मुकाबले। फिर हमें अल्टीमेटली 1.5 साल तक हम बहुत परेशान हुए। एक समय ऐसा आ गया था कि इस कोचिंग से जो भी कमाते थे वो हमें उधर देना पड़ता था, उसकी किस्तें भरनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोडक्शन आना बहुत ज़रूरी था। प्रोडक्शन आएगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अब वो पर यूनिट कॉस्ट कम ही नहीं होती थी। अब वो पाइप अगर 65 रुपये किलो में बिक रहा है तो हमें भी 65 में ही बेचना पड़ेगा, और हमारी तो कॉस्ट ही 67 आती थी, 68 आती थी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम था। तो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो जितनी भी कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड हो जाएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी पर यूनिट कम ही नहीं हो पाती थी। ये प्रॉब्लम हुई, फिर हमें अल्टीमेटली बंद ही करना पड़ा। तो आपके ऊपर है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे कि नहीं। कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम ज्यादा, वो डिमांड ज्यादा कर रहा है तो तुम सप्लाई ज्यादा दो, ये तो कितनी बढ़िया बात है, वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा करो। और अगर उसकी डिमांड नहीं है तो आप अपनी सप्लाई को कम कर लो। सब चीजें आप पे निर्भर करेगी, प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं करेगा। समझ गए बराबर? ये हो गया पूरा। अब यही चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कि कभी आप इक्विलिब्रियम अचीव करोगे, ये तो आप पहली लाइन में लिख दोगे, व्हेन प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लांट एग्रीगेट सप्लाई। 2 केस बनेंगे, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से और सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से। हर बार एक्शन किसको लेना पड़ेगा? प्रोड्यूसर को या तो अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा या अपना आउटपुट, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में तो तभी आएगा जब AD और AS बराबर हो। और इक्विलिब्रियम में आना एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये कीन्स ने साफ कर दिया। अब इसको रीड कर लो आप। ये अप्रोच मैंने यहाँ दे रखी है पूरी, ये AD AS अप्रोच। इसमें ये 2 केस बता रखे, AD ज्यादा हो AS ज्यादा हो। इसको मैंने कर्व में नाम भी वही दिया है, OM, OM2, OM1। ये अप्रोच 6 नंबर में आती है। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये अगर आपने ऐसा कि ऐसा लिख दिया, 6 का 5.99 भी नहीं देगा, 6 देगा, पूरे 6। एक बार रीड कर लो इसको, पॉज करो मैम इसे। कोई डाउट? बोलना समीर, बोल। हाँ क्या कह रहा था, बोल। चाय मंगा रहे ना अभी यार, एक ब्रेक तो आने दे। तेरे लिए जान हाजिर है, तू सुबह सुबह उठ के आया मेरे लिए, सौभाग्य, मेरे भाग खुल गए, दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया।
बता रहा हूँ, रुक जा, सब्र रख। देखो आप लोगों ने ये पढ़ लिया पूरा, क्या लिखा हुआ है, अगर एडी ज्यादा होगा एएस से तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर एडी अगर ज्यादा है एएस से तो हमारा अनप्लान्ड इन्वेंट्री कम हो गया होगा, क्योंकि डिमांड तो ज्यादा है और हमारे पास प्लान्ड इन्वेंट्री नहीं है। तो अब हमारा जो इन्वेंट्री बचा है वो अनप्लान्ड है, हमारे पास नहीं है वो माल, और वो माल बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जब एडी कम हो जाए एएस से, सुनो इधर, एडी कम हो जाए एएस से, एडी कम हो जाए एएस से, तो फिर हमारा अनप्लान्ड इन्वेंट्री क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो हमें अब अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है, तो हमें पहले उसे यूज करना पड़ेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोविड के जस्ट पहले, अभी भी होगा पता नहीं मुझे, लेकिन कोविड के जस्ट पहले बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आए थे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत भयंकर डिमांड की कमी आई है। लोग पुरानी पुरानी कारें ले रहे हैं, नई कार कोई ले ही नहीं रहा। तो उससे क्या हो गया था कि बहुत सारी कार का स्टॉक बढ़ गया था। तो कार कंपनियों ने, सुनना जो बोल रहा हूं, कार कंपनियों ने 6 महीने तक लगातार अपनी आउटपुट को बहुत ज्यादा कम कर दिया, माल बनाना कम कर दिया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। मीडिया अपने यहाँ की बिल्कुल बिकाऊ है, उन्होंने कवरेज नहीं दिया इस चीज को इतना, ठीक है, नहीं तो ये पूरी इंडिया में सबसे बड़ी सेंसेशनल न्यूज थी उस समय की। क्या हुआ उससे याद है, 6 महीने तक उन्होंने अपना प्रोडक्शन एकदम कम कर दिया कार का, क्योंकि कार बिकी नहीं रही थी, उनके पास बहुत सारा स्टॉक था। और ये एक आध कंपनी की नहीं बता रहा, मारुति से लेकर, हुंडई से लेकर, टाटा से लेकर हर कंपनी ने अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया, एकदम कम कर दिया। और बहुत सारे 40-50 हजार लोगों की जॉब भी खतरे में आ गई। अब ये तो हुआ जो हुआ, इससे एक और कमाल की चीज क्या हुई, प्रोडक्शन कम हुआ ना, तो एक सेक्टर में अगर प्रोडक्शन कम होता है तो उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्टर में भी आता है, तीसरे सेक्टर में भी आता है। तो ये घूमते घूमते 6 महीने में पूरी इकोनॉमी में फैलता गया। उसके बाद तो फिर कोविड ही आ गया, तो कोविड में दब गई सारी बात। लेकिन ये कोविड के पहले ही शुरू हो गया था, तो हम डिप्रेशन की ओर जा रहे थे, हमारा प्रोडक्शन एकदम धीरे धीरे हर सेक्टर में और तक कम। उसका एक सबसे बड़ा सबूत क्या था कि ये जिस पीरियड की मैं बात बता रहा हूं, उस पीरियड में पहली बार भारत का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हुआ था। आजादी के बाद से लेकर आज तक इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कभी कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। जैसे आज अगर मैं 100 रुपए बिजली का बिल भरता हूं तो 150 ही भरूंगा अगले साल, और 150 भरता हूं तो 200 ही भरूंगा। बिजली का कंजम्पशन ओवरऑल, एक आध जने का तो कम हो जाता हो सकता है, ओवरऑल बात कर रहा हूं, पूरे देश का कंजम्पशन बिजली का कभी कम होता है क्या? उन 6 महीनों में बिजली का कंजम्पशन क्या हो गया था, कम, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया था। प्रोडक्शन कम हो गया था तो बिजली का कंजम्पशन क्या हो गया था, बहुत ज्यादा कम हो गया था। ये सबसे बड़ी न्यूज थी, क्योंकि 75 साल में क्या बोल रहा हूं मैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली का कंजम्पशन क्या हुआ हो, कम हुआ हो, उल्टा कंजम्पशन हमेशा बढ़ा ही है। लेकिन ये उस समय हुआ था। उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में तो वैसे ही कम होना था, तो फिर वो बात कोविड में ही दब गई। तो अगर उस समय कोविड नहीं आता तो उस समय हमारे को एक बहुत बड़ा झटका तो लग चुका था, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर ही रही होगी कि कैसे इस अनप्लान्ड इन्वेंट्री को यूज में ले, कैसे ये जो अंडर प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्शन कम हुआ है, मतलब इसको कैसे भरपाई करें, वो लोगों की जो जॉब गई है उनका क्या करें। लेकिन उसके बाद कोविड में तो लगातार ही जॉब गई, सब कुछ हुआ, फिर हम वापस से क्या हुए, रिकवरी की फेज में आए, और फिर अभी ये फेज चल रहा है, ठीक है। तो एडी का ज्यादा होना और एडी का कम होना इकोनॉमी की एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल की बात है। ऐसा होता ही रहता है कि कभी एडी ज्यादा हो जाए एएस से और कभी एडी एएस से। सब कुछ आप पे निर्भर करेगा कि आप कंजम्पशन कितना करते हो, आप इन्वेस्टमेंट कितना, और आपके हिसाब से कौन चलेगा, प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को आपके हिसाब से बढ़ाएगा या आपके हिसाब से। ये बात एकदम क्लियर है, ये आप लोग लिख के आ सकते हो। इसमें मोटी मोटी बात हो रही है, एब्रिविएशंस यूज करना कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, ओएम पे। अब अभी हम कहाँ हैं, OM1 पे, मैंने यूज करे ये सब, तो OM1 से कहाँ पहुंचना पड़ेगा, OM पे, और अभी हम OM2 पे हैं, तो OM2 से कहाँ पहुंचना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड जो मैंने इसमें लिखा है ना वो लिख के आओगे तुम, क्योंकि मैंने जितना शॉर्ट कर सकता था ना इसमें शॉर्ट कर दिया है। अब आप और शॉर्ट मत करना, समझ गए। ये ADAS अप्रोच है। इसके बाद अगली आती है, फिर मैंने कंक्लूजन में बोल्ड कर ही रखा है कि कंक्लूजन क्या है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट, इक्विलिब्रियम इट इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। वो क्या कहलाएगा। अब इसी से एक और अप्रोच निकल कर आती है, सेविंग, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सुनो इधर देखो, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये ADAS से ही निकल कर आई है। वो डब्बा नहीं समझाया अभी मैंने आपको कंजम्पशन का और सेविंग का, ठीक है, वो आगे दे रखा है। देखो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बाद आपको दे रखा होगा अगला टॉपिक, प्रोपेन सेविंग फंक्शन, दिख गया।
और उसके आगे पेज टर्न करोगे तो दिख जाएगा आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन दिखा। तो उसमें वो डब्बा समझाना है आपको कि कंजम्पशन का क्या मतलब है, सेविंग का क्या मतलब है, कंजम्पशन की इनकम के साथ क्या रिलेशन है और सेविंग की इनकम के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो आज तो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग ये छोटी सी एक अप्रोच और पढ़ लेते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो प्लीज, अभी जो मैंने डब्बा बनाया था उसमें सेविंग थी -20, उसके बाद थी शायद -10, उसके बाद थी 0, उसके बाद थी 10, उसके बाद थी 20 और उसके बाद थी 30। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे। तो अगर मैं इसको डायग्राम में पुट करूं तो इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पे सेम, देख रहे हो। सेविंग पहले नेगेटिव थी और नेगेटिव मतलब ओरिजिन के बाहर चली गई, ये ओरिजिन के बाहर, फिर एक लेवल पे 0 हो गई तो ये ओरिजिन को टच कर गई, फिर 10, 20, 30, तो सेविंग का कर्व ऐसा बनेगा, पहले नेगेटिव एक्सिस पे, फिर ओरिजिन पे, फिर पॉजिटिव। तो सेविंग का स्लोप ऐसा होता है, पहले नेगेटिव होती है, फिर 0 आती है और फिर पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब ये दोनों कब बराबर हो रहे हैं यहाँ, तो इस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो। अभी कितनी बच्चों जैसी चीज है, एडी और एएस का मतलब क्या था, C प्लस, और यहाँ क्या था, तो मैं C से C काट दूं, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी तभी क्या होंगे, बराबर। तो व्हेन AD इज इक्वल टू AS, सेविंग इज आल्सो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये तो तय बात है। अब ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ बराबर हो रहे हैं, लेकिन फिर वही आइडियल सिचुएशन है, हमेशा ऐसा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगा। बोर्ड पे देखो 2 मिनट, बोर्ड पे देखो 2 मिनट। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है यहाँ पे, तो लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और सेव इतनी अच्छी बात है। अब आप अपने आउटपुट को बढ़ाओ, वही OM1 से किधर आ जाओ, क्योंकि लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि लोग जितना भी सेव करते हैं उसमें से ज्यादा पैसा क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। सेविंग कम रखते हैं और इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो ये तो देश के लिए सबसे अच्छी बात है। आज हमारे देश में सरकार कितना इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। सरकार कहती है अगर आप 1 लाख रुपए की NSC कराओगे तो आप NSC कराओगे तो आपको क्या होगा, इनकम टैक्स में 1 लाख रुपए की छूट। आप मेडिक्लेम लोगे, इंश्योरेंस कराओगे, इनकम टैक्स में छूट। आप गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे, इनकम टैक्स में छूट। गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड खरीदोगे, इनकम टैक्स में छूट। क्या है ये सब, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के तरीके, ताकि आप अलग अलग जगह पे क्या करो, इन्वेस्ट करो। पढ़ोगे आप आगे इनकम टैक्स में। अगर आप एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलो जो सही तरीके से आपको गाइड करे, तो 10 लाख तक की आपके पास कोई इनकम, सही क्या मतलब किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलो। अब अपन लोग ये सब करते ही नहीं है, किसी भी अकाउंटेंट को रिटर्न दे देते हैं या फिर रिटर्न भरते ही नहीं है भारत में इतने सारे लोग तो, और फिर सारी उनकी इनकम ब्लैक में चली जाती है। अगर आप एक सही कंसल्टेंट से मिलो, टैक्स कंसल्टेंट से, तो 10 लाख तक वो आपकी इनकम जीरो करवा सकता है। और 10 लाख इनकम जीरो करवाने का मतलब है आपके 2-3 लाख रुपए वो इन्वेस्ट भी करवा देगा, आपको डिडक्शन भी दिलवा देगा, और आपकी 10 लाख की इनकम पे टैक्स भी जीरो हो गया। बस आपको 1000-2000 जो उसको रिटर्न भरने के देने। अब वो 10 लाख पे जीरो होने का क्या मतलब हुआ सर, उसका ये मतलब हुआ कि अब वो आपकी वाइट मनी हो गई। अब कल आप 5 साल से इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हो और सब में आप 10-10 लाख रुपए दिखा रहे हो। कल अगर आपके यहाँ कोई छापा भी पड़ जाए और आपके घर से 50 लाख रुपए निकल जाए, तो यू हैव दैट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, फॉर दैट क्वेरी, कि भाई मेरे पास तो रिटर्न है, ये देख हर साल में 10-10 लाख रुपए तो कमा ही रहा हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं हो सकता क्या। मैं कार लेने जाऊँ तो मैं कैश में भी कार ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी इनकम का जवाब है। रिटर्न भरने का ये फायदा होता है। भारत में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं और 4% उसमें से टैक्स भरते हैं। बताओ, रिटर्न तक नहीं भरते, क्यों नहीं भरते रिटर्न? रिटर्न तो भरना ही चाहिए। ठीक है, मैं जहाँ CA में आर्टिकलशिप करता था, उसमें एक क्लाइंट था हमारा, उसके एक घर से 17 इनकम टैक्स के रिटर्न जाते थे। वाइफ का, दादू का, दादी का, बच्चे 17 साल के हुए नहीं कि उनका रिटर्न भर देते थे। वो उनकी इनकम दिखा देते, सैलरी दिखा देते थे कि ये मेरे यहाँ रोज दुकान पे आता है, मैं इसको 20,000 रुपये सैलरी देता हूँ, महीने के इसके हो गए 20,000, साल के हो गए 240, ऑन एन एवरेज 2.5 लाख। 2.5 लाख तक कोई टैक्स था नहीं उस टाइम पे। 2.5 लाख उसकी इनकम, एक बच्चा आ गया 2.5 लाख उसकी इनकम। सबके खाते में 20-20 हज़ार रुपये डालते थे, सिस्टम से जमा रखा था। 17 रिटर्न एक ही घर के भरते थे हम, मेरे को छपा हुआ है अच्छे से दिमाग में, एक ही घर के 17 रिटर्न जाते थे।
सारी इनकम को ऐसे जमा रखा था सिस्टम से, बिल्कुल तरीके से। बड़े बड़े अंकल थे वो, ठीक है, बहुत फेमस है यहाँ के, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जब जानते होंगे तुम नाम लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो अलग बन रहा है, ठीक है। मतलब उनकी पूरी इनकम जो भी वो कमाते थे, वो पूरी इनकम को उन्होंने घर वालों में डिवाइड कर रखा था ताकि उनका भी टैक्स कम लगे और घर वालों का भी जीरो हो जाए, और इतना सिस्टम से जमा रखा था कि बढ़िया मजेदार काम था उनका, ठीक है। तो टैक्स भी कम लगता था और सबके बाद वाइड इनकम। अब उसके जो भी बच्चे थे वो जो भी चीज खरीदते थे अपने पैसों से खरीदते थे, भले वो कोई काम करे ना करे, भले वो तो पढ़ाई कर रहे हो, ऑन पेपर तो यही दिख रहा है कि भैया वो जॉब कर रहे हैं या अपनी दुकान पे आ रहे हैं तो उनको हर महीने क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। खैर चलो, किस पे से निकली है बात, इन्वेस्टमेंट पे से। सामने देखो, तो अगर इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एनएससी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इन्वेस्ट करके किसी कंपनी को दे रहे हो ये पैसे, वो कंपनी माल बनाएगी। तो ये फिर क्या होगा, जब लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो इन्वेंट्री की कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है, तो हमें वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और ये खराब वाली फेज है। इसमें क्या हो रहा है, सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट, लोग सेव। अभी अडानी के बाद मार्केट क्रैश हुआ और उसके पहले से भी मार्केट गिर ही रहा है। मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, अभी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने से हमारा शेयर मार्केट क्रैश ही क्रैश हो रहा है बार बार, और बार बार हमारे स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नवंबर के महीने में पिछले 3 सालों के मुकाबले में सबसे कम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, सबसे कम एसआईपीज हुई है, और जितनी एसआईपी ऑलरेडी चल रही थी उसमें भी लोगों ने अपनी किस्तें नहीं भरी नवंबर के महीने में। ये बैड सिग्नल है, मतलब लोग अब स्टॉक मार्केट से अपना पैसा खींच रहे हैं, वो इन्वेस्ट कम कर रहे हैं और सेव, वो पैसा अपने घर में रखना पसंद, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि ये चीजें इतनी तरीके से टूट रही है तो हमारा पैसा डूब ना जाए। अब वो कॉशियस हो गए हैं। आईपीओ में जो लगातार लोग पैसा लगा रहे थे वो भी नवंबर के महीने में कम हुआ है। ये एकदम एक्चुअल फैक्चुअल बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से डेटा है कि नवंबर के महीने में ये सब चीजें कम हुई है। तो क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग। अब हमारे प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, आउटपुट कम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनप्लान इन्वेंट्री बच गई होगी। क्या बच गई होगी, तो वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें एम पे आना पड़ेगा। तो ये दोनों अप्रोच एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं, दोनों का कंक्लूजन, बोलो कंक्लूजन, जब एडी और एएस बराबर होगा तो सेविंग और दोनों एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं, और वो दोनों से कंक्लूजन भी सेम ही आता है। समझ गए, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या आती है, बराबर है, और एडीएस में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या आती है, बराबर आती है। समझ गए बराबर, ठीक है। इसको भी रीड कर लेना एक बार, ये बना हुआ कर। और ये 2 केस, जब सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जैसे वहां पढ़ाया था एडी ज्यादा हो एएस से और एएस ज्यादा हो एडी से, यहाँ सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। समझ गए बराबर, ये 2 अप्रोच है, दोनों में से कोई भी एक आएगी 6 नंबर में। इसको बराबर पढ़ के आना, कल एक एक बच्चे से पूछूंगा, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। धन्यवाद। लो भाई।